हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कुणाल और स्वागत है आप सभी लोगों का एक नए लेक्चर में जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं एक नए सब्जेक्ट को जिसका नाम है क्लाउड कंप्यूटिंग। इसमें हम क्लाउड, ड्यू, एज और फॉग कंप्यूटिंग जैसे कंसेप्ट को सीखने वाले हैं इस पूरे लेक्चर या सब्जेक्ट में। ये जो है सेमेस्टर ओरिएंटेड रहने वाला है। बेसिकली हम यहाँ पे कोडिंग या फिर क्लाउड ओरिएंटेड जो कोडिंग वगैरह होता है या फिर कुछ हम डेवलप नहीं करेंगे। बेसिकली हम सीखेंगे जो कंसेप्ट हैं जो कि सेमेस्टर एग्जाम से पूछी जाती है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से हम जो है इस सब्जेक्ट को पढ़ने वाले हैं। तो सेमेस्टर एग्जाम में क्या क्या चीजें पूछी जाती हैं, क्या क्या चीजें रहती हैं, वो सारी चीजों को मैं कवर करने की कोशिश करूंगा। और जितने भी सिलेबस मेरे को मिले हैं अलग अलग सेमेस्टर्स में जो टॉपिक्स आती हैं, तो वो सारी चीजों को कवर करने की यहाँ पे कोशिश करूंगा दोस्तों। तो आज हमारा पहला लेक्चर है, ऐसे करके हमारा दो तीन और लेक्चर्स आएंगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको जो है आज का जो लेक्चर है वो पसंद आएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता देता हूँ, जो भी हमारे लेक्चर नोट्स हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, आप वहां से जाके एक्सेस कर सकते हो, पढ़ सकते हो। साथ ही साथ दोस्तों आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, उसका लिंक जो है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसमें आपको बाकी सारे नोट्स, कंसेप्ट, जो भी चीजें स्टडी मटेरियल वगैरह मैं डालता रहता हूँ, तो आप वहां से टेलीग्राम से उसको एक्सेस कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का हमारा ये टॉपिक या फिर आज का हमारा ये सब्जेक्ट ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। सबसे पहली बात दोस्तों, जो क्लाउड कंप्यूटिंग है, ठीक है ना, तो क्लाउड कंप्यूटिंग का जो मेन या कंसेप्चुअल डेफिनेशन है उसमें किसने दिया था? उन्होंने बेसिकली निस्ट जो है, निस्ट हमारे पास क्या होता है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड्स एंड टेक्नोलॉजी। ये जो है एक इंस्टीट्यूट है, वहां पे 2011 में पीटर मिल और टिमोथी ग्राम्स, इन्होंने जो है एक कंसेप्चुअल डेफिनेशन दिया था क्लाउड कंप्यूटिंग का। और वो डेफिनेशन क्या थी, मैं आपको वो बता दे रहा हूँ। क्लाउड कंप्यूटिंग इज अ मॉडल, ठीक है, फॉर अनेबलिंग यूबिशियस कन्वीनियंट ऑन डिमांड नेटवर्क एक्सेस टू द शेयर्ड पूल ऑफ रिसोर्सेस या फिर कंप्यूटिंग रिसोर्सेस सच एज networks, servers, storage, applications and services that can be rapidly provisioned and released with minimal management effort और service provider interaction। इसका क्या मतलब है? बहुत बड़ा डेफिनेशन है, बहुत बहुत ही ज्यादा कह सकते हैं कि बहुत डिस्क्राइबिंग और बहुत ही उम्दा और बहुत ही मजेदार ये डेफिनेशन है क्लाउड कंप्यूटिंग का। मैं उम्मीद करता हूँ आपको दिख रहा है, शायद यहाँ पे ना दिख रहा हो ये स्क्रीन, अब शायद दिख रहा होगा। यस। तो बेसिकली ये बहुत ही अच्छा एक हमारे पास डेफिनेशन पीटर मिल और टिमोथी ग्राम्स निस्ट के जो हमारे पास मेंबर थे, उन्होंने 2011 में क्लाउड कंप्यूटिंग का एक उजागर और कंसेप्चुअल डेफिनेशन दिया, जिसमें उन्होंने बोला कि क्लाउड कंप्यूटिंग एक मॉडल है, सीधी सी बात है, जो कि यूबिशियस है, कन्वीनियंट है और ऑन डिमांड एक्सेस देता है। इसका मतलब कन्वीनियंट का मतलब मैं कहीं भी, कोई भी, अगर मेरे पास इंटरनेट है, मैं कहीं से भी कोई से भी जगह से अपना डेटा को एक्सेस कर सकता हूँ या फिर एप्स को यूज कर सकता हूँ, कहीं भी अगर मेरे पास इंटरनेट है तो। साथ ही साथ ऑन डिमांड, इसका मतलब दोस्तों जब मेरे को जरूरत पड़ेगी तभी मैं यूज करूंगा, जरूरत नहीं है तो मैं यूज नहीं करूंगा। फिर हमारे पास आता है ऑन डिमांड नेटवर्क एक्सेस, वो शेयर्ड पूल ऑफ कॉन्फ़िगरेबल रिसोर्सेज। इसका शेयर्ड पूल का मतलब क्या होता है? बहुत सारे लोग, मेनी यूजर्स शेयर लार्ज क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर। मतलब बेसिकली हमारे पास सर्वर्स, नेटवर्क बहुत सारे हमने बना रखे हैं, बट उसको यूज करने वाले बहुत लोग हैं। तो एक ही सर्वर को हो सकता है लाखों लोग यूज कर रहे हो। दैट इज कॉल्ड शेयर्ड पूल ऑफ कॉन्फ़िगरेबल कंप्यूटिंग रिसोर्सेज दैट कैन बी रैपिडली प्रोविजन। मतलब रैपिडली प्रोविजन का क्या मतलब होता है? क्विकली क्विकली हम उसको ऐड करेंगे, यूज करेंगे। बेसिकली जिसको भी, जो अगर मान लो मेरे को स्टोरेज चाहिए, मैं स्टोरेज का यूज करूंगा, जो भी यूज करना मैं यूज करूंगा। और रिलीज, इसका मतलब मेरा यूज हो जाएगा तो मैं उसको बोलूंगा कि हाँ अब भाई ले जा, मेरे को और रिसोर्सेज की जरूरत नहीं है। विथ मिनिमल मैनेजमेंट एफर्ट, इसका मतलब सेल्फ सर्विस होता है, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। या फिर हम सीधी सी बात अपने हिसाब से कर सकते हैं, कोई किसी की जरूरत नहीं है कि भाई ये कर देगा मेरा काम, ठीक है। तो नो मैनुअल एफर्ट, नो आईटी इन्वॉल्वमेंट, कुछ नहीं रहता। दैट इज कॉल्ड हमारा क्लाउड कंप्यूटिंग का मेजर डेफिनेशन, ठीक है। तो ये तो मैंने आपको समझा दिया, ऑन डिमांड एक्सेस क्या होता है, शेयर्ड पूल ऑफ रिसोर्स क्या होता है। अब यहाँ पे आते हैं दोस्तों, हमारे पास बेसिकली क्लाउड सर्विस में कुछ हमारे पास मॉडल्स होती हैं, ठीक है। क्लाउड सर्विस क्या होता है कि बेसिकली जो यूजर को, मतलब यहाँ पे देख सकते हो, सर्विस इज व्हाट पीपल एंड प्रोसेस जो है वो एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, किसके थ्रू? हमारे सर्विसेज के थ्रू। तो ये सर्विस जो है हमारे पास बेसिकली तीन टाइप की सर्विस होती हैं जो कि क्लाउड कंप्यूटिंग ऑफर करता है। एक को हम बोलते हैं SaaS, दैट इज सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। इसमें क्या होता है दोस्तों, हमारे पास, मैं अगर आपको डेफिनेशन बताऊं यहाँ पे, तो SaaS हमारा सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस है। कंप्लीट सॉफ्टवेयर इज अवेलेबल ऑन द इंटरनेट, यूज ओनली मैनेज, जस्ट यूज द सॉफ्टवेयर, प्रोवाइडर जो है वो मैनेज करता है सारी चीजों को। इसका मतलब क्या होता है? हमारा जो क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर है, जो कि हमें ये प्रोवाइड करता है, सॉरी, जो हमें ये बेसिकली क्लाउड सर्विस प्रोवाइड करता है, वो हमें इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करेंगे, जो कि हमारे पास रिसोर्सेज है, मैंने आपको बताया था कि शेयर्ड पूल ऑफ रिसोर्सेज प्रोवाइड करेगा। और SaaS प्लेटफॉर्म में हम क्या करेंगे, उसको सिर्फ यूज करेंगे, जैसे हमारा जीमेल हो गया, गूगल डॉक्स हो गया, माइक्रोसॉफ्ट 365 हो गया, सेल्स फोर्स हो गया, ड्रॉप बॉक्स हो गया। एंड यूजर ओनली यूज द सॉफ्टवेयर डायरेक्टली, और कुछ करने की जरूरत नहीं, हमें कुछ करना नहीं है उसके साथ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, जस्ट सेकंड,
consumer does not manage control the cloud infrastructure including the network servers operating system storage only they use the software जो है हो सकता है कभी कभी ये फ्री ट्रायल हो सकता है कभी कभी ये रेस्ट मतलब पेड हो ठीक है। तो रिसोर्स प्रोविजनिंग और रिलीजिंग क्या होता है क्लाइंट है उसने रिक्वेस्ट किया रिसोर्सेज का कंज्यूम किया रिसोर्स को फिर रिलीज कर दिया जो कि हम डेफिनेशन में पढ़ रहे थे कि रिसोर्स प्रोविजनिंग क्या होता है रैपिडली प्रोविजन एंड रिलीज प्रोविजन का मतलब कंज्यूम किया रिलीज किया। तो SaaS पता चल गया। अब दोस्तों प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस पढ़ लेते हैं। प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस क्या होता है जब हम दोस्तों अपना कोई भी एप्लीकेशन है या कोई कोड है या तो कोई ऐप है या तो कोई भी हमारे पास कोई चीज है जो कि मैं डिप्लॉय करना चाहता हूँ क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर में जिससे वो मास ऑडियंस तक पहुंचे। तो कंज्यूमर ने क्रिएट किया अक्वायर किया एप्लीकेशन को एंड यूजिंग सम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और टूल और ये जो है हमारा कंज्यूमर जो है वो एक मान लो कॉर्पोरेट क्लाइंट है वो चाहता है कि हमारे पास बेसिकली सारे लोगों तक की एक्सेस पहुंचे अपने जो भी एप्लीकेशन है तो वो क्या करेगा कोई भी क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर का इस्तेमाल करके वो अपना जो भी सर्विस है वो उसको पोस्ट करेगा या फिर होस्ट करेगा इसका मतलब वो क्या करेगा वहां पे डिप्लॉय करेगा अपना प्रोजेक्ट हो गया एप्लीकेशन हो गया जो भी। बट वो करने से पहले हमारे पास जैसे मान लो मैं एक डेवलपर हूँ मैंने कोई एप्लीकेशन बनाया और आप जो हो आपको एक क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर मैं आपके पास आ रहा हूँ और मैंने बोला कि भाई मेरा जो है मेरे को डिप्लॉय करना है आपके प्लेटफॉर्म में आप मेरे को इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करो जहां पे मैं डिप्लॉय कर सकूं। तो जो क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर है वो मेरे को पूछेगा दैट इज योर प्लेटफॉर्म सेफ टू होस्ट अगर हाँ है तो सर्टिफिकेट लेके आओ। इसका मतलब दोस्तों जब हम कोई भी क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर के पास जाते हैं तो वो हमें ये पूछते हैं कि क्या आपका प्लेटफॉर्म सेफ टू होस्ट है अगर है तो आप एक सर्टिफिकेट लाओ। अब जो भी हमारे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं वो क्या करते हैं हमें एक सेफ टू होस्ट सर्टिफिकेट देते हैं। वो क्या करते हैं हम उनको अपना जो एप्लीकेशन है वो देंगे वो क्या करेंगे उसमें पेनिट्रेशन टेस्टिंग मतलब वीएपीटी टेस्टिंग करेंगे दैट इज वल्नरेबल असेसमेंट एंड पेनिट्रेशन टेस्टिंग। ये परफॉर्म करने के बाद वो ये देखेंगे कि हमारा जो एप्लीकेशन है क्या वो सारे वल्नरेबिलिटी से सेफ है हाँ या ना। अब वल्नरेबिलिटीज का बहुत सारे लिस्ट ऑफ वल्नरेबिलिटी और कलेक्शन ऑफ वल्नरेबिलिटीज एक जगह एक वेबसाइट है एक पोर्टल है जिसको हम बोलते हैं वो वैस पोर्टल। ओ वैस पोर्टल हमारे पास क्या होता है बेसिकली ओपन वेब एक्सेस सिक्योरिटी प्रोजेक्ट जिसको हम बोलते हैं दैट इज द फुल फॉर्म ऑफ दी कह सकते हैं ओवैस जो कि हमारे पास वल्नरेबिलिटी कितनी सारी है वो हमें बताता है। अब ये जो है यहाँ पे क्या करेंगे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर क्या करेंगे वो सारे वल्नरेबिलिटी को देखेंगे और फिर जज करेंगे कि हमारा एप्लीकेशन सेफ टू होस्ट है कि नहीं। अगर वो है तो एप्लीकेशन इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को दिया मैंने देखा उन्होंने कि हाँ सेफ टू होस्ट है कि नहीं अगर सेफ टू होस्ट है तो सर्टिफिकेट मिलेगा एक साल तक या 6-7 महीने तक हमारा वैलिड रहता है। अगर दोस्तों इन 6-7 महीनों में एक साल में मैंने कुछ भी चेंजेस किया है अपने एप्लीकेशन में तो मेरे को वापस से सेम साइकिल रिपीट करना पड़ेगा मेरे को वापस से एप्लीकेशन को इंटर सर्विस प्रोवाइडर के पास जाना पड़ेगा फिर वापस से वो बीएबीटी टेस्टिंग करेंगे फिर वापस से सेफ टू होस्ट मिलेगा तो अलग बात है। और अगर आपके पास आपकी जो एप्लीकेशन है उसमें कोई वल्नरेबिलिटीज है तो उस केस में दोस्तों आपको एक वीएपीटी रिपोर्ट मिलेगा जिससे आप अपने वल्नरेबिलिटी को सुधार सकते हो। अच्छा अब ये चीज है मैं आपको यहाँ पे सैस और यहाँ पे सैस और आपको पैस थोड़ा समझाना चाहता हूँ। सैस क्या है मान लो दोस्तों मेरे पास एक मूवी थिएटर है। अब मूवी जो है वो हमारा सर्विस है। अगर मैं सैस की बात करूँ मूवी हमारा सर्विस है मैं क्या करूंगा मूवी के लिए मैं थिएटर में पैसे दूंगा। अगर मूवी अच्छी हुई तो ठीक नहीं हुई तो मेरे पैसे बर्बाद। तो सैस हमारा यही बात है मैं पैसे दूंगा सैस के जो भी हमारा सैस सॉफ्टवेयर सर्विस है कोई भी जो हमारा सीएसपी है मतलब क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर है मैंने उसको पैसे दिए। अगर वो सर्विस सही रहा तो बढ़िया है अगर नहीं रहा तो मेरे पैसे बर्बाद है। बट पास में क्या होगा पास में मैं क्या करूंगा यहाँ पे देखो ओटीटी प्लेटफॉर्म आ गया। मूवी डायरेक्टर है उसने क्या किया ओटीटी प्लेटफॉर्म में अपना मूवी लिस्ट डाउन कर दिया मतलब अपना मूवी जो है यहाँ पे लिस्ट डाउन किया क्लाइंट ने क्या किया ओटीटी प्लेटफॉर्म को पे किया। अब ओटीटी प्लेटफॉर्म ने मूवी डायरेक्टर को पे किया तो ये हो गया हमारा प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस समझ आ गया। नेक्स्ट आता है हमारा आईएस दैट इज कॉल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। इसमें क्या होता है द क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर प्रोवाइड द वर्चुअल सर्वर स्टोरेज नेटवर्क ऑन रेंट। ठीक है तो जो हमारा क्लाइंट होता है मतलब हम जैसे लोग वो क्या करता है ऑपरेटिंग सिस्टम मिडिलवेयर एप्लीकेशन डेटा इन सबको मैनेज करता है। और जो क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर है वो वर्चुअलाइजेशन लेयर फिजिकल सर्वर स्टोरेज हार्डवेयर नेटवर्किंग हार्डवेयर ये हैंडल करता है। तो दिस इज द अमलगमेशन ऑफ द पास दैट इज बेसिकली हमारे पास दो प्लेटफॉर्म एज सर्विस और सॉफ्टवेयर एज सर्विस इन दोनों का मिश्रण है आप कह सकते हो ठीक है। अब वही चीज मैं यहाँ पे आपको बता रहा था जैसे सेकंड यहाँ पे हो गया पैस दैट इज रेडी टू प्लेटफॉर्म टू बिल्ड ऑन रन द मोन ऐप। हम मैनेज करते हैं अपना कोड और डेटा और जो प्रोवाइडर है क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर वो मैनेज करता है ऑपरेटिंग सिस्टम रन टाइम इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह वगैरह। ठीक है जैसे गूगल ऐप इंजन हो गया हेरोकू हो गया और हमारे पास रेंडर होता है एक वो भी हो गया। आईaaS क्या होता है इज कॉल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। ये क्या होता है हम रेंट बेसिक आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे सर्वर स्टोरेज नेटवर्क उसको रेंट में लेते हैं। हम अपना ऑपरेटिंग सिस्टम ऐप डेटा इन सबको खुद मैनेज करते हैं। प्रोवाइडर जो है वो मैनेज करता है हार्डवेयर सर्वर वर्चुअलाइजेशन लेयर इन सबको। ठीक है जैसे AWS का EC2 हो गया AWS Azure भी वर्चुअल मशीन हो गया ये सारे हमारे पास एग्जांपल हैं। ओके नाउ दोस्तों हम कुछ क्लाउड के डिप्लॉयमेंट मॉडल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं व्हाट आर द क्लाउड डिप्लॉयमेंट मॉडल्स। ठीक है
तो क्लाउड डिप्लॉयमेंट मॉडल्स हमारे पास चार टाइप के होते हैं। एक होता है हमारा पब्लिक क्लाउड, एक होता है हमारा प्राइवेट क्लाउड, एक होता है हमारा कम्युनिटी क्लाउड, एक होता है हमारा हाइब्रिड क्लाउड। अब पब्लिक क्लाउड क्या होता है दोस्तों? पब्लिक क्लाउड इज बेसिकली थर्ड पार्टी प्रोवाइडर्स ये इसको ओन करते हैं। पब्लिक क्लाउड AWS हो गया, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, और कोई भी ये यूज कर सकता है। एनीवन ऑन द इंटरनेट जो है वो ये प्लेटफॉर्म को यूज कर सकता है या क्लाउड को यूज कर सकता है। शेयर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर होता है यहाँ पे, चीप होता है, स्केलेबल होता है, मेंटेनेंस वगैरह की जरूरत नहीं पड़ती, लेस कंट्रोल रहता है, तो सिक्योरिटी कंसर्न्स यहाँ पे आ जाती है। प्राइवेट क्लाउड में कोई एक सिंगल ऑर्गेनाइजेशन जो है उसको कंट्रोल करता है, कोई एक ही ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रोल करेगा और वो उसी के लिए हमारे पास काम करेगा। तो एक्सपेंसिव होता है, लिमिटेड स्केलेबिलिटी होती है, फुल कंट्रोल हमारे हाथों में रहता है। कम्युनिटी क्लाउड जो है, जब हमारे पास कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जिसके सेम गोल है, सेम मिशन है, सेम पॉलिसी है, या फिर सेम हमारे पास बेसिकली थिंकिंग है, वो जो है बेसिकली ये क्लाउड को यूज करते हैं। तो एनजीओ ज्यादातर हमारे पास यहाँ पे कम्युनिटी क्लाउड को यूज करते हैं। एनजीओ वगैरह हो गया, हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हो गया। शेयर्ड क्लाउड फॉर सिमिलर ऑर्गेनाइजेशन, कॉमन कंप्लायंस रहता है, कॉस्ट शेयरिंग हो जाती है, लिमिटेड एक्सेस रहता है, कोऑर्डिनेट डिफिकल्टी। हाइब्रिड क्लाउड क्या होता है? जब हम पब्लिक या प्राइवेट को मिला देते हैं, या फिर पब्लिक और कम्युनिटी को मिला देंगे क्लाउड को, तो हमारा हाइब्रिड क्लाउड बन जाता है। सेंसिटिव वर्क इन प्राइवेट क्लाउड, स्केलेबल वर्क इन पब्लिक क्लाउड, ऐसे कर सकते हैं। की आइडिया यही रहता है कि दोनों का अमलगमेशन हम करें। वही बात है, यहाँ पे मैंने आपको वही बताया था। यहाँ पे देखो, पब्लिक क्लाउड अवेलेबल अवेलेबल फॉर एवरीडे यूज, या फिर हम ऑल द पब्लिक यूज हम कर सकते हैं। जैसे एनआईसी का मेघराज क्लाउड हो गया। हाँ, एनआईसी का मेघराज क्लाउड हमारे पास दोस्तों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनिशिएटिव है, जो कि हमारा क्लाउड कंप्यूटिंग में गवर्नमेंट ऑफ जो इंडिया है, उन्होंने क्या इनिशिएटिव लिया था। तो मेघराज क्लाउड इन्होंने बेसिकली SaaS, PaaS और IaaS सारे टाइप के प्रोवाइड करते हैं ये इंफ्रास्ट्रक्चर। प्राइवेट क्लाउड जो है, कोई पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन इसको एक्सक्लूसिवली इसको यूज करे, जैसे एचपी का डेटा सेंटर हो गया। कम्युनिटी क्लाउड जब वेयर दे हैव अ सेम कॉमन फंक्शन, जैसे सेम पॉलिसी हो गई, या फिर सेम कंसर्न एम वगैरह वगैरह हो गया। एंड हाइब्रिड होता है अमलगमेशन ऑफ ऑल द थ्री, जिसमें क्लाउड जो है वो अपना अलग अलग, जो क्लाउड जैसे पब्लिक और प्राइवेट अपना अपना आइडेंटिटी तो रिटर्न करेंगे ही, बट वो एक साथ काम करेंगे एज बाउंड टुगेदर एज अ यूनिट। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास चार टाइप के क्लाउड डिप्लॉयमेंट मॉडल्स। अब दोस्तों कुछ हमारे पास पांच एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो क्लाउड कंप्यूटिंग के बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो देख लेते हैं क्या है वो कैरेक्टरिस्टिक्स। सबसे पहला आता है हमारा, पांच है टोटल, दैट इज कॉल्ड ऑन डिमांड सेल्फ सर्विस। इसका मतलब हम जो है डिमांड करेंगे तभी हमें यूज करना है, अगर डिमांड नहीं है तो हम यूज नहीं करेंगे। तो यूजर कैन क्रिएट और रिमूव रिसोर्सेज ऑटोमेटिकली, नो ह्यूमन इंटरेक्शन आर प्रोवाइडेड विद प्रोवाइडर नीडेड। तो लॉन्च सर्वर्स ऑन AWS इंस्टेंटली, जब जरूरत पड़ेगी। ऑन डिमांड का मतलब होता है जब मेरे को जरूरत है तभी मैं यूज करूंगा, नहीं है तो रिलीज कर दूंगा अपने रिसोर्सेज। ब्रॉड नेटवर्क एक्सेस, इसका मतलब कहीं से भी क्लाउड सर्विस कैन बी एक्सेसिबल फ्रॉम एनीवेयर इन द इंटरनेट, लैपटॉप, फोन, टैबलेट, कहीं से भी। ठीक है। रिसोर्स पूलिंग, इसका मतलब, रिसोर्स पूलिंग मतलब प्रोवाइडर शेयर द इंफ्रास्ट्रक्चर अमंग मेनी यूजर्स। ठीक है, एक ही रिसोर्स जो है या एक ही जो सर्विस है वो बहुत लोग यूज कर रहे होंगे, बहुत लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं, तो रिसोर्स पूलिंग हो गया यहाँ पे। ठीक है। रैपिड इलास्टिसिटी का मतलब क्या होता है? अगर मान लो मैं अभी के लिए दो सीपीयू, मान लो 4 GB रैम यूज कर रहा हूँ, बट अभी मेरे को जरूरत नहीं है, अभी मेरे को 4 GB रैम की जरूरत नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, स्केल डाउन करूंगा, स्केल डाउन करके मैं 2 GB रैम कर दूंगा। दैट इज कॉल्ड इलास्टिसिटी। जब चाहे मैं बड़ा घटा सकता हूँ, जो रिसोर्स का यूसेज है, जो यूसेज है रिसोर्सेज का, वो मैं बड़ा घटा सकता हूँ जब मेरा मन करे। तो रिसोर्सेज कैन बी स्केल अप और स्केल डाउन क्विकली, सडन ट्रैफिक चेंज को हैंडल कर सकता है। मेजर्ड सर्विस क्या होता है? जब पे एज यू गो, पे एज यू यूज मॉडल, मतलब जितना मैं बेसिकली यूज करूंगा। मान लो मैंने 10 रुपए का सर्विस यूज किया तो 10 रुपए पे करूंगा, 20 रुपए का सर्विस पे किया है तो 20 रुपए का पे करूंगा। यूसेज इज मॉनिटर एंड बिल्ड ऑटोमेटिकली, पे ओनली फॉर आवर्स योर सर्वर रन, जितना आपका सर्वर चलेगा उतना आप पैसा दो, आपको फालतू का खर्चा नहीं है। और ऐसा नहीं कि आप मंथली बिल करा रहे हो, है ना, जितना यूज किया है उतना, एक पैसा ज्यादा नहीं दोगे आप। ठीक है। देन कम दोस्तों वर्चुअलाइजेशन एंड लोड बैलेंसिंग, ये क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहली बात तो वर्चुअलाइजेशन होता क्या है? एबिलिटी फॉर, सॉरी यहाँ पे कलर चेंज करता हूँ जरा। एबिलिटी which allows sharing the physical instance of a single application of resources among multiple organizations or users. The process of creating a virtual environment of computing resources such as hardware platform, storage resources, network, operating system, इसका जब हम वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाते हैं इन सब हार्डवेयर प्लेटफॉर्म का या फिर कंप्यूटिंग रिसोर्सेज का, दैट इज कॉल्ड हमारा वर्चुअलाइजेशन। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है लाइब्रेरी वाला। मान लो कि अगर मैं लाइब्रेरी एज अ सर्विस, हमारे पास लाइब्रेरी हमारा सर्विस है, तो अगर मैं लाइब्रेरी का पहले क्या करूंगा, पार्ट बनूंगा, मेंबर बनूंगा, उसके बाद मैं कोई बुक को एक्सेस करूंगा, बुक को इशू करूंगा, तब जाके मेरे को फिजिकल इंस्टेंस मिलेगा बुक का, तो हो गया। बट यहीं पे दोस्तों अगर मैं क्या करूँ, बुक का एक ई कॉपी बना दूं और सर्वर में होस्ट कर देता हूँ, तो कोई भी उसको डाउनलोड करके यूज कर सकता है। तो यहाँ पे इसका वर्चुअल इंस्टेंस मैंने बना दिया, दैट इज कॉल्ड, द प्रोसेस इज कॉल्ड वर्चुअलाइजेशन। अब वर्चुअल मशीन क्या होता है? वर्चुअल मशीन का कंसेप्ट दोस्तों पॉपेक और गोल्डबर्ग ने दिया था, गोल्डबर्ग और पॉपेक ने दिया था। अब गोल्डबर्ग का नाम सुन के आप WWE के प्लेयर का नाम मत सोच लिया, सोच लेना।
पोपेक और गोल्डबर्ग बहुत ही अच्छे रिनाउंड हमारे पास क्लाउड कंप्यूटिंग में इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, बहुत इन्होंने योगदान दिया है। एबिलिटी ऑफ इंस्टेंस पूलिंग, इन्होंने बेसिकली वर्चुअल मशीन होता क्या है, इट इज सॉफ्टवेयर इंप्लीमेंटेशन ऑफ अ मशीन। जब हम कोई भी मशीन है, दैट इज अ फिजिकल मशीन, उसका एक सॉफ्टवेयर इंप्लीमेंटेशन या फिर सॉफ्टवेयर वर्चुअल इंस्टेंस बनाते हैं दैट एग्जीक्यूट द प्रोग्राम जस्ट लाइक द फिजिकल मशीन। जो फिजिकल मशीन काम करता है सेम सिमिलर काम जो है हमारा वर्चुअल मशीन करने लगे, बट वो सॉफ्टवेयर इंप्लीमेंटेशन है, दैट इज कॉल्ड वर्चुअल मशीन। तो when we using cloud computing we access pooled resources using a technique called virtualization, जो कि मैंने आपको बताया। अब वर्चुअलाइजेशन क्या करता है, बेसिकली एक लॉजिकल नाम जो है वो असाइन करता है हमारे फिजिकल इंस्टेंस को। हमारा फिजिकल इंस्टेंस है, मान लो मेरे एक पेन है, अब पेन को एक लॉजिकल नाम देगा और फिर जो है एक पॉइंटर प्रोवाइड करेगा जो कि इस फिजिकल रिसोर्स को पॉइंट कर रहा होगा। कोई भी अगर मान लो रिक्वेस्ट हमने यूजर ने क्लाइंट ने मान लो एक रिक्वेस्ट किया, तो वो जो है पॉइंट करेगा वो पॉइंटर किसको, फिजिकल रिसोर्स। तो बेसिकली डायनेमिक टेक्निक है, डिमांड डिपेंडेंट होता है। चार टाइप्स के हमारे पास यहाँ पे वर्चुअलाइजेशन होते हैं और कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ वर्चुअल मशीन। एक होता है एक्सेस, एप्लीकेशन, सीपीयू और स्टोरेज। एक्सेस का मतलब क्लाइंट कैन रिक्वेस्ट एक्सेस टू क्लाउड सर्विस फ्रॉम एनी लोकेशन। एप्लीकेशन का मतलब क्लाउड हैज मल्टीपल एप्लीकेशन इंस्टेंस एंड रिक्वेस्ट ऑन एनी इंस्टेंस बेस्ड ऑन द कंडीशन। सीपीयू मतलब बेसिकली कंप्यूटर्स को हम पार्टीशन कर सकते हैं इन द सेट ऑफ बहुत सारे वर्चुअल मशीन में बांट देंगे और फिर हर एक वर्चुअल मशीन को हम कुछ वर्कलोड देंगे। और स्टोरेज मतलब डेटा स्टोर्ड अक्रॉस द स्टोरेज डिवाइस ऑफन रिप्लिकेटेड फॉर रिडंडेंसी। ठीक है, तो चार टाइप बता दिए। अब लोड बैलेंसिंग क्या है, टेक्नोलॉजी है जिसमें हम जो है जो लोड आ रहा है यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ। ये देखो दोस्तों, वर्चुअल लोड बैलेंसिंग क्या होता है, एक टेक्निक है, एक कंसेप्ट है इन क्लाउड कंप्यूटिंग दैट इज यूज्ड टू इवनली डिस्ट्रीब्यूट इनकमिंग क्लाउड सर्विस रिक्वेस्ट अमंग ऑल द वेब सर्वर्स अवेलेबल और एप्लीकेशन सर्वर। तो बेसिकली क्लाउड में बहुत सारा भीड़ आ रहा है। देखो, क्लाइंट रिक्वेस्ट वन है, ये हम है मान लो, या आप जैसे लोग हो जो कि क्लाउड रिक्वेस्ट डाल रहे हो, मतलब बहुत सारी रिक्वेस्ट आप कर रहे हो। अब ये क्लाउडलेट के पास जाता है। क्लाउडलेट क्या होता है वो हम अगली वीडियो में देख लेंगे। तो इनके पास जाने के बाद वो क्या करता है हमारे पास दोस्तों, क्लाउडलेट के पास जाके हमारे पास लोड बैलेंसर के पास जाता है। लोड बैलेंसर के पास जाने के बाद वो क्या करेगा, हमारे पास क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर वन, क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर टू, तो ये क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूट कर देता है जो इनकमिंग लोड आ रहा है उसको। समझ आ गया आपको, जो इनकमिंग लोड आ रहा है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, जिससे हमारा क्लाउड सर्विस जो है वो सही से काम कर पाए, एफिशिएंटली जो कंप्यूटिंग रिसोर्सेज है वो यूज कर पाए, हमारा थ्रूपुट बढ़ जाए। मैंने वो चीज लिखी थी। यहाँ पे क्या होता है हमारा, इंक्रीज द यूटिलाइजेशन, थ्रूपुट एंड लो लेटेंसी, रिड्यूस द रिस्पॉन्स टाइम, मतलब हमें जल्दी आंसर मिले और सिस्टम ओवरलोड को भी कम करे। दैट इज कॉल्ड हमारा लोड बैलेंसिंग। कुछ एग्जांपल्स है जो लोड बैलेंसिंग यूज करते हैं, अपाचे टॉमकैट सर्वर, एचपी ब्लेड सर्वर जो कि आईबीएम का सर्वर है, माइक्रोसॉफ्ट ट्रांजैक्शन सर्वर, ये सारे हमारे पास है। तो these servers are designed to handle only a finite number of incoming client requests. The web server receives the request from the cloud user and redirects it to the appropriate cloud service provider. नेक्स्ट हमारा दोस्तों जो है यहाँ पे आता है हमारा लास्ट, नॉट लास्ट, नेक्स्ट टॉपिक, इट इज कॉल्ड क्लाउड आर्किटेक्चर डायग्राम। ये आपने बहुत सिंपल है। बेसिकली हमारे पास क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर होता है जो कि फ्रंट एंड में आपको दिखता है। यहाँ पे इंटरनेट होता है जिसके थ्रू हमारी सारी बातें होती है। यहाँ पे एप्लीकेशन होता है, सर्विस होता है, स्टोरेज होता है, मैनेजमेंट होता है, सिक्योरिटी होता है, जो कि बैकएंड में होता है। फ्रंट एंड में हमें क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर दिखता है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर लेयर में हमारे पास सर्वर्स होते हैं, स्टोरेज होता है, नेटवर्किंग हार्डवेयर पर्पस होता है जो कि रॉ कंप्यूटिंग पावर प्रोवाइड करता है। फ्रंट एंड क्लाइंट लेयर में हमारे पास लैपटॉप फोन जो से हम कर रहे हैं, जिससे हम रिक्वेस्ट सेंड करेंगे क्लाउड को। नेटवर्क लेयर में हमारा इंटरनेट रहता है, ट्रांसफर डेटा बिटवीन द यूजर एंड क्लाउड। ठीक है, लोड बैलेंसर एंट्री पॉइंट है जो कि फर्स्ट बैकएंड कंपोनेंट है हमारे पास, जिसमें हमारे पास डिस्ट्रीब्यूट करता है रिक्वेस्ट सर्वर को। एप्लीकेशन लेयर में हमारा जो एप्लीकेशन का लॉजिक है, कोड है, वर्चुअल मशीन वगैरह जो है वो यूज करते हैं, रन होते हैं और यूजर का जो रिक्वेस्ट है वो हैंडल कर सकते हैं। सर्विस या डेटा लेयर में जितना भी एप्लीकेशन डेटा है, डेटाबेसेस है एप्लीकेशन का, जैसे माई एसक्यूएल, मोंगोडीबी वगैरह, वो स्टोर होते हैं और मैनेज होता है। और मैनेजमेंट और सिक्योरिटी लेयर में हम जो है क्लाउड का जो है सिस्टम है उसको कंट्रोल करते हैं, जैसे एपीआई मॉनिटरिंग करते हैं। ठीक है, ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन, सारी चीजें यहाँ पे हमारे पास होती है। तो ये डायग्राम है हमारे पास पूरा, जो मैंने आपको बताया डिप्लॉयमेंट मॉडल्स अलग अलग टाइप के, सर्विस मॉडल जो होता है वो बता दिया, एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स 5 बता दिए, कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स आपको बता दिया यहाँ पे, जो कि हमारे पास होता है। तो अगर आप ये बनाओगे तो ये बेसिकली आप कह सकते हो समरी टाइप्स है, एक हमारे पास एक समरी है जो कि हमारे पास सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है, नाउ गाइस यहाँ पे बेसिकली अगर किसी के एग्जाम में बेसिकली एक्सएमएल के कोड्स आते हैं, तो मैंने एक्सएमएल में कुछ कोड्स यहाँ पे लिख रखे हैं, यू कैन गो थ्रू दिस कोड्स बेसिकली, जिससे आपका थोड़ा बहुत आ जाए। तो एक्सएमएल होता क्या है, दैट इज बेसिकली हमारे पास एक्सटेंसिव मार्कअप लैंग्वेज होता है और एक लैंग्वेज है, एचटीएमएल की तरह थोड़ा बहुत दिखता है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज होता है और डेटा एक्सचेंज अलग अलग सिस्टम में डेटा एक्सचेंज के लिए यूज होता है। अब सोप क्या होता है, सिंपल ऑब्जेक्ट एक्सेस प्रोटोकॉल होता है एक, जो कि बेसिकली हमारा वेब सर्विस कम्युनिकेशन के लिए यूज होता है। सोप का स्ट्रक्चर होता है, सोप एनवेलप होता है, सोप हेडर होता है, सोप बॉडी, बेसिकली सिंटैक्स है हमारा। किसी किसी सेमेस्टर एग्जाम से पूछा जाता है, इसलिए मैंने जो कोड्स है वो यहाँ पे अटैच कर दिया है, यू कैन गो थ्रू दिस कोड एंड आप आगे कर सकते हो।
एंड दिस इज द स्क्रीनशॉट। बेसिकली हमारे पास जो रिसर्च पेपर था क्लाउड कंप्यूटिंग का, जो हमारे बेसिकली टिमोथी ग्रांस और पीटर मिल ने जो पब्लिश किया था 2011 में, निस्ट के फाउंडर जो थे, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, उनका ये रिसर्च पेपर का कुछ स्क्रीनशॉट है, जहां पे उन्होंने क्लाउड कंप्यूटिंग की पूरी डेफिनेशन जो मैंने आपको पढ़ाया वो लिखा गया है। एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द क्लाउड कंप्यूटिंग जो मैंने आपको बताया था, 5 कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। ऑन डिमांड, सेल्फ सर्विस, ब्रॉड नेटवर्क एक्सेस, रिसोर्स पूलिंग, रैपिड इलास्टिसिटी, मेजर्ड सर्विस, वो भी लिखा है। सर्विस मॉडल 1, 2, 3 जो सैस पैस आईएस होता है वो बताया है। और डेवलपमेंट मॉडल 4 टाइप के, 1 प्राइवेट, कम्युनिटी, थर्ड हमारा ये भी बताया गया है। राइट। सो दिस इज हमारा पूरा जो चीज है। अब हम कुछ और कंसेप्ट को भी डिस्कस करने वाले हैं जो कि हमारे पास थोड़ा इंपॉर्टेंट है। दैट इज दोस्तों हमारे पास रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन इन क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है। जब बेसिकली ये लोड बैलेंसिंग का ही बात है, तो बेसिकली जब हम अपने जो क्लाउड के रिसोर्सेज है उसको एफिशिएंटली यूज करें, जिससे हमारा कॉस्ट और परफॉर्मेंस इंप्रूव हो पाए। तो ऑपरेशनल कॉस्ट रिड्यूस करेगा, परफॉर्मेंस इंक्रीज करेगा, रिसोर्स यूटिलाइजेशन इंक्रीज करेगा, मिनिमम एनर्जी कंजप्शन होगा, तो उसको हम रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन क्लाउड कंप्यूटिंग में बोलेंगे। कुछ टेक्निक्स है, पहले तो लोड बैलेंसिंग मैंने आपको बता दिया क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है लोड को, प्रिवेंट ओवरलोड, इंप्रूव द रेस्पॉन्स टाइम, थ्रूपुट इंक्रीज करता है, एफिशिएंसी इंक्रीज करता है, यूजेबिलिटी हमारे पास इंक्रीज कर देता है। ऑटो स्केलिंग, इसका मतलब बेसिकली जो रिसोर्स है वो हम वही बात है कि इलास्टिसिटी की बात कर रहा हूँ, कभी भी डिक्रीज और इंक्रीज कर सकते हैं। वर्चुअलाइजेशन लेयर जो कि मल्टीपल वर्चुअल मशीन को अलाउ करता है, जिससे हम यूजर जो है वो मल्टीपल वर्चुअल मशीन को यूज कर पाए, सिंगल एक कंप्यूटर में जोर नहीं पड़ता। डेटा कंप्रेशन जब रिड्यूस स्टोरेज को रिड्यूस करते हैं। एनर्जी ऑप्टिमाइजेशन जब पावर एफिशिएंट हार्डवेयर का इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों हमारे पास कुछ कंपैरिजन लिखी हुई है क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म्स की, तो यू कैन गो थ्रू दिस। जैसे अमेजोन है, अमेजोन का EC2 हो गया, आईएस प्रोवाइड करता है, वर्चुअल सर्वर्स प्रोवाइड करता है। यहाँ पे पे एज यू गो मॉडल है, हमारे पास कॉम्प्लेक्स कॉन्फ़िगरेशन है, कॉस्ट मैनेजमेंट थोड़ा डिफिकल्ट होता है, हाईली स्केलेबल है, रिलायबल है और ग्लोबली अवेलेबल है। और गूगल ऐप इंजन पास प्लेटफॉर्म एज सर्विस की है, बेसिकली है ऑटोमेटिक स्केलिंग और बहुत सारे लैंग्वेज को यहाँ पे सपोर्ट करता है। आप ये गो थ्रू कर सकते हो, ज्यादा बेसिकली हमारे पास थ्योरी हो जाएगा, तो मैं इतना नहीं चाहता हूँ। कंपैरिजन है, आप एक बार पढ़ोगे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। मेघराज क्लाउड है, बेसिकली हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनिशिएटिव जो कि हमारा प्रोवाइड करता है, डिजिटल इंडिया के द्वारा ये डेवलप किया गया था। ये SaaS, एस IaaS सब कुछ प्रोवाइड करता है। और सिक्योर गवर्नमेंट क्लाउड है, शेयर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे होता है। तो यहाँ पे पूरी ये जो है कंपैरिजन टेबल भी मैंने डाल दी है, जिससे आप एक वन गो में समरी हमारे पास यहाँ पे है, तो आप कर सकते हो। अब हाइपरवाइजर एक बेसिकली क्या होता है वो हम थोड़ा देखेंगे। हाइपरवाइजर बेसिकली दोस्तों एक सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर मतलब कोड से लिखा गया है, सॉफ्टवेयर बनाया गया है, जिसमें क्या करता है, उसका काम क्या है, वो वर्चुअल मशीन जो होती है ना, हमने पढ़ा था वर्चुअल मशीन क्या होता है। फिजिकल इंस्टेंस बेसिकली हमारे पास जब बनाते हैं, फिर कोई भी फिजिकल इंस्टेंस का हम जब एक वर्चुअल सॉफ्टवेयर बना देते हैं, सॉफ्टवेयर जो कि फिजिकल इंस्टेंस की तरह काम करता है, दैट इज कॉल्ड वर्चुअल मशीन। अब वही चीज को बनाने को और मैनेज करने का काम जो है हाइपरवाइजर का है। तो हाइपरवाइजर दो टाइप के होते हैं, एक होता है टाइप 1 हाइपरवाइजर, जिसे बेयर मेटल भी बोलते हैं, जो कि हमारे हार्डवेयर में डायरेक्टली बात जो है काम करता है, रन करता है, जैसे VMware हो गया, बेटर परफॉर्मेंस और मोर सिक्योर रहता है। बट टाइप 2 हाइपरवाइजर हमारे पास रन ऑन द टॉप ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे वर्चुअल बॉक्स हो गया, VMware वर्कस्टेशन हो गया, इजी टू इंस्टॉल बट सुटेबल फॉर टेस्टिंग। फंक्शन ऑफ हाइपरवाइजर वही बात है, वर्चुअल मशीन को क्रिएट करना, रिसोर्स एलोकेट करना, आइसोलेशन और मॉनिटरिंग करना। अब सोप मैंने आपको बताया था, सिंपल ऑब्जेक्ट एक्सेस प्रोटोकॉल, और एक रेस्ट होता है जो कि रिप्रेजेंटेशन स्टेट ट्रांसफर होता है। ये एक्सएमएल बेस्ड होता है, हाई सिक्योरिटी रहती है, यहाँ पे थोड़ा लेस सिक्योर होता है, सिंपल होता है, फास्ट होता है, ये थोड़ा स्लो होता है बिकॉज एक्सएमएल कोड है। कंपैरिजन लिखा हुआ है ऑलरेडी, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। वेब सर्वर क्या करता है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि जो हमारे यूजर को और एप्लीकेशन जो है उनके बीच में कम्युनिकेशन कराने के लिए ऑन द इंटरनेट हमारे पास वेब सर्विस का यूज होता है। एक है हमारा सोप वेब सर्विस और एक है रेस्टफुल, जो ऊपर पढ़ के आए हैं, ठीक है। मैशअप्स क्या होती है, जो कि हमारे डेटा को कंबाइन करते हैं, डेटा और सर्विस को कंबाइन करती है मल्टीपल सोर्सेज से एक एप्लीकेशन के अंदर। तो वेब सर्विस क्या होता है हमारे पास, मैशअप कंबाइन द एपीआई फ्रॉम द डिफरेंट डिफरेंट हमारे पास सर्विसेज, जितने भी सर्विसेज जैसे गूगल मैप का एपीआई हो गया और वेदर एपीआई हो गया, इन दोनों को कंबाइन कर देगा, तो वेब सर्विस मैशअप हो गया। यूजर इंटरफेस मतलब अलग अलग विजुअल एलिमेंट जो है अलग अलग एप्लीकेशन से उसको कंबाइन करता है। डेटा मैशअप क्या हो गया, कंबाइन द डेटा फ्रॉम द डिफरेंट डिफरेंट डेटाबेस और द सोर्सेज, तो ये हो गया हमारा डेटा मैशअप। वर्चुअल मशीन टेक्नोलॉजी ऑलरेडी बता दिया है, ये तो कवर्ड है। वर्चुअल, हाँ, यहाँ पे वर्चुअल मशीन्स के मतलब बेसिकली वर्चुअलाइजेशन के कुछ प्रॉब्लम्स है, जैसे परफॉर्मेंस ओवरहेड, वर्चुअल मशीन में रन स्लोअर देन द फिजिकल सिस्टम, ठीक है। तो एक कॉमन प्रॉब्लम ये है कि हो सकता है वर्चुअल मशीन जो हम बना रहे हैं वो थोड़ा स्लो हो। सिक्योरिटी रिस्क होता है, हो सकता है कि हमारा वर्चुअल मशीन में बहुत सारे फ्लॉज हो, वल्नरेबिलिटीज हो, थ्रेट हो, तो अटैक आ सकता है, हैकर्स उसको एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। वीएम स्टॉल हो सकता है, बहुत सारे वर्चुअल मशीन अनमैनेज हो तो वो ज्यादा हमारा एफिशिएंसी प्रोवाइड ना करे। सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर मतलब अगर एक होस्ट वाला जो वर्चुअल मशीन है वो अगर फेल हो गया, या फिर होस्ट वाला वर्चुअल मशीन अगर, या होस्ट हमारा फेल हो गया, तो हमारे सारे वर्चुअल मशीन खत्म हो जाएंगे। लाइसेंसिंग इशूज, सॉफ्टवेयर लाइसेंसिंग जो है वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाता है हमारे वर्चुअल मशीन के अंदर। मल्टी एंटिटी सपोर्ट क्या होता है, शेयर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, सेपरेट एक्सेस कंट्रोल, डेटा आइसोलेशन, मतलब मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशंस या फिर कस्टमर जो है, अगर वो सेम क्लाउड प्लेटफॉर्म को अगर यूज कर रहे हैं तो उसको मल्टी एंटिटी बोलेंगे।
तो यहाँ पे आता है मल्टी टेनेंसी यूजिंग क्लाउड डेटा स्टोर। इसका मतलब हमारे पास मल्टीपल कस्टमर्स शेयर द सेम एप्लीकेशन ऑन द डेटाबेस व्हाइल मेंटेनिंग आइसोलेशन। जैसे मान लो कि आप हो और ये मैं हूँ, और ये हमारा सर्विस है, मान लो डेटाबेस हम यूज कर रहे हैं। तो आप भी यही डेटाबेस यूज कर रहे हो, मैं भी यही डेटाबेस यूज कर रहा हूँ, बट मेरे को लग रहा है मैं ही सिर्फ कर रहा हूँ और आपको लग रहा है मैं ही सिर्फ कर रहा हूँ। हम आइसोलेटेड हैं, बट कर हम वही चीज रहे हैं। दैट इज कॉल्ड हमारा मल्टी टेनेंसी क्लाउड डेटाबेस सर्विस। तो इसमें अप्रोचेस होता है शेयर डेटाबेस, शेयर स्कीमा, मतलब जो टेनेंट्स है, मतलब जो लोग हैं हमारे अलग अलग कस्टमर, सबका टेबल जो है सेम होगा, डेटाबेस भी सेम होगा। यहाँ पे अलग स्कीमा होगा। स्कीमा मतलब बेसिकली जो स्ट्रक्चर होता है हमारे डेटाबेस का वो अलग होगा, हर एक टेनेंट का सेपरेट डेटाबेस, मतलब सबका डेटाबेस भी अलग होगा। एडवांटेज लोअर कॉस्ट रहता है क्योंकि हम रिसोर्स को सही से यूटिलाइज कर पा रहे हैं, रिसोर्स यूटिलाइजेशन एफिशिएंट है। सिक्योरिटी और परफॉर्मेंस आइसोलेशन थोड़ा चैलेंज यहाँ पे बन जाता है। इश्यूज इन क्लाउड कंप्यूटिंग, 5-6 इशू लिखी हुई है। सिक्योरिटी इशू रहता है, प्राइवेसी इशू रहता है, डाउन टाइम होता है, वेंडर लॉक इन, मतलब एक वेंडर मतलब एक क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर को अगर मैंने चूज कर लिया, उसके बाद वापस उसको छोड़ के अगर चेंज करेंगे तो कंपैटिबिलिटी इशू, बहुत सारी इशू हमारे पास आती है। कंप्लायंस इशू, लीगल और रेगुलेटरी जो रिक्वायरमेंट्स है उसमें इशू आता है। डेटा लॉस, मतलब हो सकता है हमारा एक्सीडेंटली हम कुछ डेटा को डिलीट भी कर दें। अब इंटर क्लाउड हमारे पास क्या होता है? इंटर क्लाउड मतलब जब हमारे पास अलग अलग क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर का जो हमारे पास क्लाउड सिस्टम है वो एक दूसरे के साथ इंटर कनेक्टेड रहे, तो दैट इज कॉल्ड इंटर क्लाउड। इंटर क्लाउड, ठीक है। इसको हम बाद में पढ़ेंगे, अभी के लिए हम पढ़ रहे हैं क्लाउड, सॉरी, क्वालिटी ऑफ सर्विस, दैट इज कॉल्ड क्यूओएस। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्वालिटी ऑफ सर्विस क्या होता है दोस्तों? बेसिकली इसका मतलब होता है, क्वालिटी ऑफ सर्विस दोस्तों होता है बेसिकली हमारे पास परफॉर्मेंस, जो क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर है ना, वो ना जो कस्टमर होता है उसको कोई एक बेसिकली क्या करता है, परफॉर्मेंस गारंटी करता है कि हमारा स्पीड इतना है, हमारा रिलायबिलिटी इतना है, हमारा अवेलेबिलिटी इतना है, हमारा परफॉर्मेंस इतना है, ये बताता है। जिससे जो है यूजर जो है या कस्टमर जो है वो उस चीज को खरीदता है या फिर पे करता है उसके लिए। अब वही चीज बेसिकली यूजर जो है एक्सपेक्ट करता है कि क्लाउड प्रोवाइडर जो है, क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर, वो डिलीवर करेंगे जो कि उन्होंने बोला था। तो क्यूओएस जो है वो यही चीज को मेंटेन करने की कोशिश करता है कि क्या क्वालिटी ऑफ सर्विस हमें मिल रही है। इसका मतलब क्या हम यूजर्स को सही पहुंचा पा रहे हैं, सामान जो हमने प्रॉमिस किया क्या वो हम दे रहे हैं। दैट इज कॉल्ड क्वालिटी ऑफ सर्विस। तो क्वालिटी ऑफ सर्विस के कुछ पैरामीटर्स होते हैं, जैसे अवेबिलिटी, इसका मतलब कितना टाइम जो हमारा क्लाउड सर्विस है वो एक्टिव रहता है, एक्सेसिबल रहता है लोगों के लिए। रिलायबिलिटी मतलब एबिलिटी ऑफ द क्लाउड सिस्टम टू ऑपरेट विदाउट एनी फेलियर। स्केलेबिलिटी, जब क्लाउड रिसोर्सेज जो है वो हम इंक्रीज और डिक्रीज कर पाए, वही इलास्टिसिटी की बात है। जैसा वर्कलोड रहेगा मैं इंक्रीज और डिक्रीज कर पाऊँ उसका यूसेज। रेस्पॉन्स टाइम, टाइम टेकन टू द क्लाउड सर्विस टू रेस्पॉन्ड टू द यूजर रिक्वेस्ट। कोई यूजर अगर रिक्वेस्ट कर रहा है तो कितना टाइम लग रहा है उसको रिक्वेस्ट बैक करने के लिए, मतलब रिप्लाई देने के लिए। थ्रूपुट, अमाउंट ऑफ डेटा प्रोसेस एंड ट्रांसफर इन गिवन टाइम। तो ये सब हमारे पास कुछ पैरामीटर्स होते हैं जिसपे हमारा क्वालिटी ऑफ जो सर्विस है, क्वालिटी ऑफ सर्विस को हम जज करते हैं। ये कुछ एडिशनल मेट्रिक्स हैं, जैसे लेटेंसी, डिले बिफोर डेटा ट्रांसफर, जिटर है, डिले है, ये थोड़ा बहुत आप गो थ्रू कर सकते हो। क्यूएस के कुछ चैलेंजेस भी होते हैं, मतलब क्वालिटी ऑफ सर्विसेज के चैलेंजेस जो क्लाउड में हमें देखने को मिलता है। पहला आता है रिसोर्स कंटेंशन, जो कि मल्टीपल, अगर मान लो, क्योंकि क्लाउड में क्या होता है हमारे पास शेयर्ड पूल ऑफ रिसोर्स होता है, राइट। तो यहाँ पे हमारा मल्टीपल यूजर जो है सेम, यहाँ पे कोई यूज कर रहा है, यहाँ पे कोई यूज कर रहा है। अगर मान लो ये बंदा ज्यादा यूज कर लेता है क्लाउड सर्विस रिसोर्सेज को, तो इसके लिए भाई दिक्कत हो जाएगी, अफेक्ट होगा इससे। दैट इज कॉल्ड रिसोर्स कंटेंशन। नेटवर्क कंजेशन, नेटवर्क अगर हाई ट्रैफिक हो गया तो कम्युनिकेशन स्लो हो जाएगा। कॉस्ट, और ये क्यूएस को बेटर प्रोवाइड करने के लिए कॉस्ट बढ़ाना पड़ेगा, है ना, मोर रिसोर्स डालना पड़ेगा, कॉस्ट बढ़ाना पड़ेगा, तो वो ट्रेड ऑफ रहता है। देन दोस्तों आता है हमारा क्लाउड माइग्रेशन। क्या होता है क्लाउड माइग्रेशन? प्रोसेस ऑफ मूविंग डेटा, एप्लीकेशन और सर्विस टू द क्लाउड कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट। जब हम क्या करते हैं, मान लो कि एक जगह से दूसरी जगह अपने क्लाउड, बेसिकली क्लाउड में मूव करते हैं, क्लाउड में अपना सर्विस में मूव करते हैं, या फिर अपने डेटा को, एप्लीकेशन को, सर्विस को अलग अलग क्लाउड प्लेटफॉर्म्स में अगर मूव करते हैं, दैट इज कॉल्ड क्लाउड माइग्रेशन। जिसमें दो टाइप होती है, एक होता है हमारा इंटर क्लाउड और एक होता है इंट्रा क्लाउड। इंटर क्लाउड माइग्रेशन क्या होता है हमारे पास? जब माइग्रेशन होता है डिफरेंट डिफरेंट क्लाउड प्रोवाइडर्स के बीच में। जैसे मान लो मैं पहले एडब्ल्यूएस क्लाउड सर्विस यूज कर रहा था, अब मैं गूगल क्लाउड यूज कर रहा हूँ, दैट इज कॉल्ड हमारा क्लाउड माइग्रेशन। तो यहाँ पे कंपैटिबिलिटी प्रॉब्लम्स आती है, सिक्योरिटी कंसर्न रहता है, रिलायबिलिटी डिफरेंस रहता है। इंट्रा क्लाउड में क्या होता है? जब हम सेम ही क्लाउड में बट डिफरेंट डिफरेंट रीजन में हमारे पास माइग्रेट करते हैं। जैसे मान लो वन एडब्ल्यूएस रीजन में था मैं, अब दूसरे एडब्ल्यूएस रीजन में मैं चला गया, अब इंडिया में था, अब मैं मान लो यूरोप में हूँ। इस ऐसे बोलते हैं हम इसको इंट्रा इंट्रा क्लाउड माइग्रेशन। सेम ही क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स में, बट मैं अलग अलग रीजन में यहाँ पे कर रहा हूँ। अब आता है स्ट्रीमिंग इन क्लाउड। क्या होता है? जब हम मीडिया और डेटा को कंटिन्यूसली ओवर द इंटरनेट डिलीवर कर रहे हैं यूजिंग द क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे वीडियो, ऑडियो, आपने पता होगा यूट्यूब हो गया, स्पॉटिफाई हो गया, दैट इज कॉल्ड हमारा स्ट्रीमिंग। एडवांटेज क्या होता है? स्केलेबिलिटी, ग्लोबल एक्सेस, रिड्यूस लोकल स्टोरेज। चैलेंजेस क्लाउड स्ट्रीमिंग में लेटेंसी, बैंडविड्थ और बफरिंग वगैरह आपने देखा होगा, वीडियो पॉज ड्यू टू स्लो नेटवर्क। ये सब कुछ मुसीबत आती है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट बता दिया। अब एक टॉपिक है क्वालिटी ऑफ सर्विस मॉनिटरिंग इन द क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर। ये क्या होता है? जब हम मॉनिटर करते हैं, कंटिन्यूसली चेक करते हैं कि हमारा जो, बेसिकली जब हम कंटिन्यूसली चेक करते हैं कि जो हमारा क्यूएस पैरामीटर है वो सही से है कि नहीं,
कंट्रोल परफॉर्मेंस सही है कि नहीं जब हम चेक करते हैं QoS मॉनिटरिंग, मतलब क्वालिटी ऑफ सर्विस मॉनिटरिंग। हम रेगुलरली कंटिन्यूसली चेक करते हैं कि हमारा परफॉर्मेंस सही है कि नहीं। तो इसमें क्या चेक करते हैं, सीपीयू यूसेज, मेमोरी यूसेज, नेटवर्क लेटेंसी, थ्रूपुट। इससे हम मॉनिटर करते हैं कि क्या हम सही परफॉर्मेंस प्रोवाइड कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। बेनिफिट क्या होता है इसका, डिटेक्ट द फेलियर्स अर्ली, इंप्रूव द परफॉर्मेंस। अब मैं आपको बताया था कि मैं इंटर क्लाउड बाद में पढ़ाऊंगा, अब आ चुका है। जब इंटर क्लाउड क्या होता है, जब नेटवर्क ऑफ द इंटरकनेक्टेड क्लाउड प्रोवाइडर, अलग अलग क्लाउड, मान लो एडब्ल्यूएस है, गूगल है, ठीक है, और मेघराज है, ये तीनों जो है एक दूसरे से कनेक्ट कर रहे हैं या फिर इंटरकनेक्टेड है, तो उसको हम बोलते हैं इंटर क्लाउड इशूज या फिर इंटर क्लाउड हमारे पास बोलते हैं। अब इसमें कुछ इश्यूज आती है, क्या है, पहला आता है हमारा कंपैटिबिलिटी का, अलग अलग टेक्नोलॉजी यूज करती है, अलग अलग प्लेटफॉर्म स्टैंडर्ड यूज करते हैं, तो इसमें कंपैटिबिलिटी इशू आता है। सिक्योरिटी प्राइवेसी का इशू आता है, डेटा ट्रांसफर इशू आता है, लार्ज स्केल माइग्रेशन जो है वो बहुत ज्यादा स्लो और कॉस्टली हो जाता है। रिसोर्स मैनेजमेंट भी हमारे पास यहाँ पे इशू आता है, एफिशिएंट शेयरिंग एंड एलोकेशन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटेड क्लाउड रिसोर्सेज चैलेंजिंग होता है। तो वही चीज है, इंट्रा और क्लाउड माइग्रेशन मैंने आपको एक फोटो के थ्रू यहाँ पे दिखाया है, यू कैन गो थ्रू, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। और सारी चीजों को हमने यहाँ पे डिस्कस किया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे अलग अलग, जैसे मैंने आपको बताया था यहाँ पे, जस्ट सेकंड, यहाँ पे मैंने आपको बताया था जब स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो आई टोल्ड यू कि हमारे पास है क्लाउड, फिर आता है एज, फिर आता है ड्यू, फिर आता है फॉग। तो क्लाउड तो हमने पढ़ लिया और बहुत सारे कंसेप्ट इसके अंदर हमने डिस्कस करी। अब एज पढ़ेंगे, ड्यू पढ़ेंगे और फॉग पढ़ेंगे, और फिर अटैक्स के बारे में पढ़ेंगे, क्लाउड कंप्यूटिंग में कौन से अटैक्स होते हैं। तो ये सारी चीजें हमें दोस्तों अब जो है नेक्स्ट पढ़नी है, नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में। एंड मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको आज का जो लेक्चर है वो पसंद आया होगा, मजा आया होगा आज के लेक्चर में। अगर दोस्तों मजा आया है, प्लीज हिट द लाइक बटन राइट अवे, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, एंड प्लीज लाइक द वीडियो, हिट द लाइक बटन, दोस्तों के शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करिए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए। एंड हम मिलेंगे ऐसे एक धमाकेदार लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।